नमस्कार मित्रों। भास्कर योगफल ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ दिन पहले मेरे मन में एकाएक ये ख्याल आया कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां विजुअल लर्निंग प्रोवाइड कर रही हैं। आप में से बहुत सारे मित्र जानते होंगे विजुअल लर्निंग क्या है। विज्ञान कहता है कि जितनी चीजों को पढ़ के हम अपने ब्रेन में स्टोर नहीं कर सकते, उतनी चीजों को हम देख करके अपने ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि ज्योतिष चूंकि बहुत प्राचीन विषय है, ऋग्वेद से लगभग 95,000 वर्ष पहले बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है कि ऋग्वेद लिखे जाने से 95,000 वर्ष पहले भी ज्योतिष था, यानी उससे भी पहले ज्योतिष का जन्म। इतनी पुरानी बातें अगर हम लोग इसको विजुअल कर सकें, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो बहुत सारी बातों पे चर्चा करते हैं, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि ज्योतिष के जो भी बहुत सारे विस्तार हैं उनको समेट के छोटा करके जो मूल मूल तथ्य हैं उनको सामने रख करके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से औरों तक इस ज्ञान को पहुंचाना मेरा ये प्रयास है कि मैं छोटे छोटे वीडियो बना के आपको भी घर बैठे एक परफेक्ट ज्योतिष बनाऊं। आप अपना जन्म पत्रिका, अपने मित्रों रिश्तेदारों का जन्म पत्रिका, अपने परिवार के सदस्यों का जन्म पत्रिका बड़े ही आराम से देख पाए, और इसके लिए आपको मोटे मोटे ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी बातों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस बेसिक कुछ बातों की आवश्यकता है। और उन्हीं बेसिक तथ्यों को मैं एक एक कर आपके समक्ष रखूंगा, और विश्वास कीजिए अगर आपने इन तथ्यों को याद रखा तो आप भी बड़ी सहजता से, बड़े आराम से एक परफेक्ट ज्योतिष बन सकते हैं। इसी ख्याल से मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि ज्योतिष के क ख ग से स्टार्ट करके और ज्योतिष की बारीकियों को, जो बहुत सारी बातें हैं उन बहुत सारी बातों को हटा के जो मूल मूल तथ्य है उसको सामने रख करके और आपको यह छोटा छोटा वीडियो बना के दिया जाए, ताकि आप भी बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से इस विधा को जान सकें और इस विधा के माध्यम से आप भी अपने प्रियजन के भविष्य में झांक सकें। मैं सुन रहा था ओशो रजनीश जी को, आप सभी जानते हैं, परम ज्ञानी थे, इनलाइटेड व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य की चेतना के 7 तल हैं। सबसे पहला जो तल है वो है चेतना। दूसरा जो तल है वह है अचेतना। इसको हम लोग अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। रजनीश बतला रहे थे कि किसी साधक के जीवन में
जब वो साधना के क्रम में उतरना प्रारंभ करते हैं, जब वो अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके और एकाग्रचित होने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे इन तलों पे उनका विकास होते चला जाता है। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहली चीज है चेतना, दूसरा है अचेतना। उसके जब नीचे जाइएगा तो वो तीसरा तल है समष्टि अचेतना, यानी समस्त जगत की अचेतना। उसके भी नीचे एक तल है, जहां आप पहुंचिएगा तो उसको कहा उन्होंने ब्रह्म अचेतना। ये ब्रह्म अचेतना वो हो गया जहां समस्त जगत का विस्तार हो रहा है। अब उसके आगे कहते हैं कि उसके आगे भी उतर जाइएगा तो पहुंच जाइएगा अति चेतना में। अति चेतना के भी जब अंत में आप पहुंचिएगा तो वहां एक दरवाजा खुल जाएगा जिसका नाम है समष्टि चेतना। यहां हमने समझा समष्टि अचेतना, ब्रह्म अचेतना। यहां हम समझ रहे हैं समष्टि चेतना और सबसे अंत में अस्थाई ब्रह्म चेतना। रजनीश बता रहे थे कि ये जो अस्थाई ब्रह्म चेतना है, इससे जुड़ा हुआ है हमारा पूरा गैलेक्सी, इससे जुड़ा हुआ है हमारा पूरा ब्रह्ममंडल, इससे जुड़े हुए हैं पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये पृथ्वी, आकाश, तारे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। और रजनीश ये बताते हैं कि यहीं से, बिल्कुल यहीं से जब कोई इस जगह पहुंचा अस्थाई ब्रह्म चेतना में, वहां से विस्तार हुआ ज्योतिष का। इतना डीप जहां से विस्तार हुआ ज्योतिष का, और वो ज्योतिष जो हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जानने की विधा थी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम लोगों के हाथ जो बचा हुआ है वो ज्योतिष का अवशेष मात्र है। मूल ज्योतिष यही ओशो रजनीश ने ही कहा था कि मूल ज्योतिष हम लोगों के हाथ से खो गया, लेकिन जो बचा है वो भी किसी धरोहर से कम नहीं है। अगर हम उनकी बारीकियों को समझ सकें तो आज भी कोई मुश्किल नहीं है किसी के भविष्य में झांक लेना। आज भी कोई मुश्किल नहीं है किसी के भविष्य में आ रही किसी बड़ी समस्या, किसी बड़ी घटना से उसको बचा लेना। और यही कर रहे हैं हमारे और भी ज्योतिष मित्र जो काफी जानकारी रखते हैं, और कभी कभी उनके भी जीवन में, बार बार नहीं होते हैं, मेरे भी जीवन में नहीं हुआ है, लेकिन कभी कभी होता है। कभी कभी कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है सामने और आपने उसको जान करके, और जब आप उसका उपचार करते हैं, जब आप उसकी रेमेडीज करते हैं, और वो सामने वाला आकर के कहता है कि हाँ, इस बात से मैं बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, आज पंडित जी मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, उस समय आत्मा को बहुत प्रसन्नता होती है कि चलो कुछ तो किया इस जगत के लिए। सुना था मैंने, कहीं किसी ने कहा था कि आओ ऐसा कर्म हम करें कि मर भी जाएं तो जिंदा रहें। आओ ऐसा कर्म भी करें कि मर भी जाएं तो जिंदा रहें। ये ज्योतिष वही कर्म है, ये ज्योतिष वही कर्म है जो हमको, आपको यह ताकत देता है
कि हम दूसरों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत कुछ हमारे हाथ में है नहीं, हम ईश्वर नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ ऐसी विधा को जानने का प्रयास किया है, कुछ ऐसे तथ्यों को याद किया है जिन तथ्यों से बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशहाली लाई जा सकती है। खैर, इस विषय पे जो भी बोला जाए कम है, और मैं तो तुच्छ व्यक्ति हूं, ज्यादा क्या बोल सकता हूं। एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है कि कम से कम शब्दों में, कम से कम आपको इंगेज करके और अधिक से अधिक ज्ञान आप तक पहुंचा देने के आयोजन से मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसको मैंने नाम दिया है आओ ज्योतिष सीखें। एक के बाद एक धीरे धीरे कुछ एपिसोड बना करके मैं आप लोगों को उस ज्ञान तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा जहां पहुंच जाने के उपरांत आप भी किसी की जन्म पत्रिका में झांक के उसको बहुत कुछ बता सकते हैं। तो आइए विलंब नहीं करते हुए हम लोग मुद्दे पे आए। आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप अब जब इस सीरीज को देख रहे हैं तो आरंभ से आरंभ करें। भाग 1 से आरंभ करेंगे, ये पहला भाग है। भाग 1 से आरंभ करेंगे और क्रम से देखेंगे, और एक नोटबुक और एक पेन अपने पास रखेंगे, और जितनी बातें मैं बोलते जा रहा हूं अगर उतनी बातों को आप लोगों ने याद रखा तो निश्चय मानिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक सफल ज्योतिष होंगे। आप भी लोगों के उपचार कर पाएंगे, आप भी रोते को हंसाने का श्रेय पा पाएंगे, और किसी रोते को हंसा लिया अगर आपने तो जीवन की सबसे बड़ी दौलत कमा ली आपने। ठीक है मित्रों, इसी के साथ हम लोग अपने विषय पर वापस आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मूल रूप से हमारे पास जो ग्रह उपलब्ध हैं वो 7 हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। और इन 7 ग्रहों के साथ 2 अदृश्य ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं, जिनको हम राहु और केतु कहते हैं। इन 9 ग्रहों से 12 राशियों का संबंध बतलाया गया है। अब आप एक एक करके नोट करते जाएं। मैं राशियों को बताऊंगा, फिर राशियों के स्वामी को बताऊंगा। अब मैं बोलना शुरू करता हूं। अगर आप पहले से जानते हैं बहुत अच्छी बात है, सो मच सो गुड। नहीं जानते हैं तो इसको नोट करें। सबसे पहली जो राशि है उसे मेष राशि कहते हैं, जिनका स्वामी बनते हैं मंगल। दूसरी राशि है वृष राशि, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र। तीसरी जो राशि है उसका नाम है मिथुन राशि, और इसके स्वामी बनते हैं बुध। चौथी जो राशि है वो कर्क राशि है, जिसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा। पांचवी जो राशि है वो सिंह राशि है, जिसके स्वामी बनते हैं सूर्य। छठी जो राशि है वो राशि है कन्या, जिसके स्वामी बनते हैं बुध। सातवीं जो राशि है वो राशि है तुला, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र। आठवीं जो राशि है वो राशि है वृश्चिक, और उसके स्वामी बनते हैं मंगल। नौवीं जो राशि है वो धनु राशि है, और इसके स्वामी बनते हैं बृहस्पति। 10वीं जो राशि है वो मकर राशि है, और इसके स्वामी बनते हैं शनि। 11वीं जो राशि है वो कुंभ राशि है, और इसके भी स्वामी बनते हैं शनि।
12वीं जो राशि है वो मीन राशि है और इसके स्वामी बनते हैं बृहस्पति। आपने ये जान लिया कि 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं और 12 राशि के अलग अलग स्वामी या अधिपति हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी जन्म पत्रिका में एक खाना खींचा जाता है चौकोर और इसको 12 भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं। इन प्रत्येक खाने को हम लोगों ने एक नाम दिया है, हमारे मनीषियों ने एक नाम दिया है और इसको कहा जाता है भाव। प्रत्येक भाव से हम अलग अलग विषयों का, अलग अलग बातों का विचार करते हैं। अब इसे भी नोट करें। सबसे पहला जो भाव है, ये जो खाने बने, इसमें जो केंद्र बना, मैंने यहां एक लिखा है, ये एक कालपुरुष की कुंडली का एक है। कालपुरुष इन द सेंस की एक काल्पनिक पत्रिका जिससे आपको पत्रिका को समझने में सहजता हो। तो ये 1 नंबर से शुरू होती है। आपके मन में ये ख्याल आएंगे, भैया मेरे तो 4 नंबर से शुरू होते हैं। यहाँ 4 है, इसके ठीक बगल में 5 है, उसके बगल में 6 है, वो मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल आप ये समझें कि ये जो एक घर बना, इस एक घर को हम लोग भाव कहते हैं। ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां भाव। अब इन भावों को आप याद कर लें। ये भाव बेशक यहां 5 नंबर लिखा हो, लेकिन भाव ये पहला होगा। इस भाव को लग्न भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे एसेंडेंट भी बोला जाता है। अब ये जो पहला भाव है, इसको हमारे शास्त्रों में हमारे मनीषियों ने तनु भाव कहा। इस भाव से हम किन किन बातों का विचार कर सकते हैं। इस भाव से जिस जातक की ये पत्रिका होगी, उसके स्वभाव को, उसके आचरण को, उसकी शारीरिक शक्ति को, उसके आत्मबल को, उसके सुख को, उसके दुख को और उसकी उन्नति को हम इस घर से, इस भाव से विचार कर सकते हैं। इतना समझ गए। अब इसके बाद वैसे ही सारे भाव हैं और प्रत्येक भाव के क्या क्या उससे हम लोग खोज सकते हैं, क्या क्या जानकारी हम लोग उससे पा सकते हैं, उसके विषय में जो मूल है। देखिए, मैंने यहां तनु भाव का जिक्र किया, इससे भी हम लोग और भी ज्यादा विषय बताए गए, हमारे मनीषियों ने बताए, बहुत सारी बातों को बताया, लेकिन मैंने जो मूल है, जो कम से कम है, जो जिसका विचार कम से कम यहीं से होगा और जो इंपॉर्टेंट है, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने सारे बातों को लिख दिया कि तनुभाव से इतनी ही बातों का विचार होगा, इसके आगे और नहीं होगा। जी ना, ऐसा मैं नहीं बोलता हूं। मैंने कहा कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो टिपिकल 4-5 पॉइंट है। मैं कहता हूं कि एक भाव से 50-50 बातों का विचार किया जाता है, लेकिन जब मैं उतना बताने बैठूंगा आप फिर उलझ जाएंगे। किताब पढ़ना और ये वीडियो देखना आपके लिए एक बराबर हो जाएगा। फिर जो ज्योतिष मैं आपको समझा लेने का प्रयास कर रहा हूं, वो शायद मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और
कम से कम इन बातों को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरे भाव को हमारे मनीषियों ने धन भाव कहा। ये घर, इसको हमारे मनीषियों ने धन भाव कहा। इससे हम किन किन बातों का विचार कर सकते हैं? इससे हम विचार कर सकते हैं इस व्यक्ति के धन का, इस व्यक्ति के वाणी का, आर्थिक पक्ष का, पारिवारिक स्थिति का। ठीक उसी प्रकार से इसे हम तीसरा भाव कहते हैं। तीसरे भाव से हम लोग बात करते हैं, तीसरे भाव को हमारे मनीषियों ने कहा ये पराक्रम भाव है। अब इस भाव से हम लोग किन किन बातों का विचार करेंगे? पराक्रम का, साहस का, धैर्य का तथा स्वास्थ्य संबंधी विचार हम लोग तीसरे भाव से कर सकते हैं। अब हम लोग चौथे भाव की बात करें। ये जो चौथा भाव है इसे शास्त्रों ने सुख भाव कहा है। इससे हम भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति तथा माता पिता का विचार करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये पांचवा भाव है। इस पांचवें भाव को हमारे मनीषियों ने कहा ज्ञान भाव। ये ज्ञान भाव है और इससे हम धन का, ज्ञान का, विधा का, यश का, आयु का और व्यवसाय का विचार कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग छठे भाव की। ये जो छठा भाव है इसको शास्त्रों ने रिपु भाव कहा। इस रिपु भाव से हम लोग क्या क्या विचार कर सकते हैं? रोग का, ऋण का, मामा का, मौसी का, दुश्मन का, जेल का और चोरी का विचार हम लोग यहां से कर सकते हैं। यहां एक चीज छूट गई, कोर्ट कचहरी का भी विचार हम लोग इसी भाव से करते हैं। अब ये जो सातवां भाव है इसको शास्त्रों ने जाया भाव कहा। इस जाया भाव से हम लोग क्या क्या विचार कर सकते हैं? विवाह का, पार्टनर का, गृहस्थ सुख का और अगर आप लड़का हैं तो आपकी पत्नी और अगर आप लड़की हैं तो आपके पति यानी कि पार्टनर की स्थिति का विचार हम लोग इस भाव से करते हैं। अब हम लोग बात कर लें अष्टम भाव। इस अष्टम भाव को हमारे शास्त्रों ने मृत्यु भाव कहा है। इस मृत्यु भाव से भी बहुत सारी बातों का विचार करते हैं। इस मृत्यु भाव से हम क्या क्या विचार करेंगे? इस मृत्यु भाव से सर्वप्रथम तो हम मृत्यु का विचार करेंगे, इस व्यक्ति पे आने वाले संकटों का विचार करेंगे, इस व्यक्ति को मिल जाने वाले गुप्त ज्ञान का भी विचार हम लोग इसी भाव से करेंगे, इस व्यक्ति को अचानक मिल जाने वाले गुप्त धन का भी विचार हम लोग इसी भाव से करेंगे और इस जातक की आयु गणना का भी विचार हम लोग इसी भाव से करेंगे। ठीक है। अब हम लोग बात करें नवे भाव की। यह जो नवा भाव है इसको शास्त्रों ने भाग्य भाव कहा। यह भाग्य भाव, इससे हम विचार क्या क्या करेंगे? भाग्य का, धर्म का, विधा का, तप का और धार्मिक किसी भी कृत्य का विचार हम नवम भाव से करेंगे। अब 10वें भाव की चर्चा कर ले। ये जो 10वां भाव है इसको हमारे शास्त्रों ने, हमारे मनीषियों ने कर्म भाव कहा। यह जो कर्म भाव है इससे हम लोग किन किन बातों का विचार कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति के नौकरी का, कर्म का, कार्य करने की कार्य कुशलता का, सरकार से लाभ का, क्षमा का विचार हम लोग इससे करते हैं।
इस दशम भाव से। अब ये जो है इसे एकादश भाव कहा गया। इस एकादश भाव से हम लोग शास्त्रों ने क्या कहा इस एकादश भाव को, तो इसको कहा गया आय का घर, आय भाव। इस आय भाव से हम लोग क्या क्या विचार करेंगे, तो आय का विचार करेंगे, लाभ का विचार करेंगे, धन के स्रोत का विचार करेंगे और धन संबंधी हानि का भी विचार हम लोग एकादश भाव से करेंगे। अब हम लोग बात कर ले द्वादश भाव की। इस द्वादश भाव को हमारे मनीषियों ने व्यय भाव कहा। यह जो व्यय भाव है इससे हम लोग विचार करते हैं खर्च का, वैराग्य का, जेल का, यात्रा का, हानि का तथा विदेश और विदेश संबंधी समस्त बातों का विचार हम द्वादश भाव से करते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आप लोगों से साझा की, मैंने आप लोगों से शेयर की। मुझे नहीं लगता कि इन इतनी बातों को याद करने में आपको कहीं तक कोई तकलीफ होने वाली है। अगर आप ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से थोड़ी थोड़ी बातों को भी अगर याद रखना आरंभ करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कि बहुत जल्द आप भी एक सफल ज्योतिषी बनने वाले हैं। इसी शुभेच्छा, शुभकामना, मनसा, वाचा, कर्मणा के साथ आज आप लोगों को मेरा प्रणाम है। उम्मीद है आप लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे, बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर करेंगे। इसी अभिलाषा के साथ आपको मेरा